किसान भाइयों, आपके कृषि कार्य में ना आए कोई अड़चन, इसलिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और मास्टर जी, सर्दी है, आनंद ले रहे हैं ना? बिल्कुल। खिली हुई धूप है और सर्दी का मौसम जब होता है और उसमें खिली हुई धूप होती है तो बहुत अच्छा लगता है जी बिल्कुल, सुहाना मौसम होता सुहाना है। मौसम है। किसान भाइयों, मौसम तो सुहाना है, लेकिन खेती बाड़ी की भी बात हो जानी चाहिए। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबर पर। दुधारू पशुओं के बीमा के लिए सरकार देगी 50% अनुदान। गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए करे आइसोप्रोटोन दवा का छिड़काव। 2015 तक देश के बीज उद्योगों में 53% बढ़ोतरी की उम्मीद। और अब खबर विस्तार से। गव्य विकास निर्देशालय राज्य सरकार की ओर से दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू मवेशी जो 15 लीटर दूध देती हैं, उनकी बीमा की जाएगी। इस बीमा पर सरकार 50% का अनुदान देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुधारू पशुपालन अच्छी आमदनी वाला रोजगार है, लेकिन कई दफा किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना से पशुओं का मर जाना पशुपालकों को आर्थिक क्षति पहुंचाता है। इसी क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 7 से 25,000 रुपए तक का बीमा किया जाएगा, जिसका 50% सरकार द्वारा अनुदानित होगा। पशुपालक अपने पशुओं का, दुधारू पशुओं का बीमा करा सकते हैं। इसमें सरकार के तरफ से 50% सब्सिडी है और पशु का कीमत इसमें 7,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का बीमा हो सकता है। 1 साल के लिए उसका रेट है 3.43% और 3 साल के लिए बीमा कराते हैं तो 8.02% है। उद्योग मंडल एसोचैम ने अनुमान लगाया है कि देश का बीज उद्योग वर्ष 2015 तक 53% बढ़कर 10,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एसोचैम ने कहा है कि किसानों की बीज अधिक उपजाऊ वाली किस्मों के बारे में जागरूकता तथा मजबूत नियामकीय ढांचे के साथ पीपीपी तथा साझा शोध बीज उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के अहम उपाय होंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। बीते दिनों रांची स्थित हेहल के ईटीसी मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि सचिव श्री AK सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद कृषि सचिव ने कहा, तो जरूरत है कि रबी के मौसम में भी हम लोग खेती करें और इसके लिए जो भी संभव सहयोग है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है किसानों में खुद एक लगन होनी चाहिए कि हमें रबी के मौसम में भी खेती करनी है। इस अवसर पर कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 5 किसानों को अनुदानित दर पर ट्रैक्टर दिया गया। अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब हर जिले में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जो मेला है आत्मा के द्वारा, इस मेले को भी पहले एक ही मेला जिला में होता था, लेकिन सचिव महोदय के आदेश से उसको 4 मेले में हम लोगों ने किया, और ताकि हर जिले के कोने कोने में जाके मेला हो और वहाँ के किसान जो कि जिला मुख्यालय नहीं आ पाते हैं, उस मेले में जाके जो नई तकनीक है, नवीनतम उत्पाद है, स्टॉल है, उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। उद्घाटन समारोह में भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक RP सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक हेमंत पुरान, SDO विमल बाखला, समिति के निदेशक जटाशंकर चौधरी सहित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। गेहूं बुआई के 1 महीने के बाद यदि खरपतवार दिखाई पड़े तो निकाई गुड़ाई करना लाभप्रद होता है। यदि चैलरिस माइनर या जंगली जई अधिक मात्रा में मौजूद है, तब आइसोप्रोटोन का 300 ग्राम मात्रा 280 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ भूमि में बुआई से 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। गेहूं के फसल में उगने वाले अलग अलग किस्म के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अलग अलग रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। फ्लरिश माइनर और जंगली जई के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्रॉन का व्यवहार करें। रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो
तो 2D और 4D नामक रासायनिक दवा की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से बुआई के 30-35 दिन बाद ही प्रयोग करें। यदि संकरी और चौड़ी पत्ती यानी दोनों प्रकार के खरपतवार उगें तो आइसोप्रोट्रॉन और 2D 4D दोनों दवाइयों का व्यवहार करें। अजवाइन जाड़े के मौसम में पैदा होने वाला मसाला है। अजवाइन की खेती सभी प्रकार की जमीन में संभव है, लेकिन भारी दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो और जल धारण की क्षमता अच्छी हो, अजवाइन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बेहतर उत्पादन के लिए राजेंद्र अजवाइन 9 तथा 10 और लाम सिलेक्शन 1 तथा 2 लगाएं। डिस्क हैरो ट्रैक्टर चालित यंत्र है। इसमें दो डिस्क गैंग हैं जो एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं। आगे वाला गैंग मिट्टी को बाहर फेंकता है और पीछे वाला गैंग मिट्टी को अंदर की तरफ फेंकता है। इसलिए थोड़ी सी भी जमीन इस हैरो से कटे बिना नहीं बचती है। इसका डिस्क 2 गैंगों और 3 पॉइंट लिंकेज के साथ व्यवस्थित होती है। पशु चालित कल्टीवेटर की तुलना में डिस्क हैरो से 40% मजदूरी में बचत और 54% संचालन खर्च में बचत होती है। साथ ही उपज में 2 से 3% की वृद्धि भी होती है। एक प्रगतिशील किसान मौके की नज़ाकत को भांपते हुए हालात से समझौता तो कर लेता है, लेकिन बेहतर खेती के लिए जो वादा खुद से किया था उसे कभी पीछे नहीं हटता। उस किसान की यही खासियत उसे बुरे हालातों से जूझने की शक्ति देती है और यही शक्ति उसे एक दिन कामयाब किसान बना देती है। आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने जा रहे हैं, उनकी सफलता के पीछे संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। विपरीत परिस्थितियों से सामना करने का तजुर्बा है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर है। खेती के प्रति इनका समर्पण ही इनको लाजवाब उपज देता है। हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं और अभी फ़िलहाल में खेती बाड़ी बहुत दिन से कर रहे हैं और खेती से हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरा परिवार है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अच्छा से, फिर ट्यूशन भी कराते हैं और अपना परिवार है 15-20 परिवार, उसको हम अकेले मेंटेनेंस करके भरण पोषण कर रहे हैं अच्छी तरीक़ा से। और अब एक नज़र आज के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.7 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2350 रुपये, गेहूं 1400 रुपये से 1500 रुपये, चना 4800 रुपये से 5200 रुपये, दाल अरहर 6750 रुपये से 7050 रुपये, दाल मसूर 4250 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10200 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3450 रुपये से 3550 रुपये, आलू 1150 रुपये से 1250 रुपये और प्याज 1350 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि समाचार के तहत आपने जाना कि तमाम नए उपकरण क्या हैं, नए प्रभेद क्या हैं, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपने जानकारी हासिल की। साथ ही आपने जाना मंडी में अनाजों का भाव क्या रहेगा। क्यों अल्पना जी? जी बिल्कुल मास्टर जी, अभी और बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे इस अंक में, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, इस अल्प विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मास्टर जी, आज के इस अंक में क्या है आगे? अल्पना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि फूलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिल्कुल। दैनिक जीवन से लेकर हर तमाम संस्कारों में ज़रूरत होती है फूलों की। इसलिए फूलों की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है और ख़ासकर हम जब बात करते हैं गुलाब और ग्लैडोलियस की, तो इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। मास्टर जी, मुझे लगता है कि इससे आर्थिक रूप से भी बहुत सुरक्षित होते हैं हमारे किसान भाई। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप गुलाब और ग्लैडोलियस की खेती कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें खरपतवार हो जाते हैं और कीट पतंगे हो जाते हैं। उनका नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर गुलाब और ग्लैडोलियस की खेती कर रहे हैं तो किस तरह से इनमें खरपतवार का नियंत्रण करें। और इस संबंध में जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम होरो। के कृषि जगत में हाल के वर्षों में एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है। अब यहाँ के किसान भी फूलों की खेती के प्रति तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। गुलाब और ग्लैडियोलस फूल की खेती किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा दिला सकता है, बशर्ते इन फसलों की उन्नत खेती, बेहतर प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रित किया जाए। बाइट पूनम होरो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाब एक सालों भर रहने वाला पौधा है, जिसमें कि अगर हम कुछ प्रबंधन ऐसा करें जिससे कि हम सालों भर इसमें फूलों को ले सकते हैं, फूलों की उपज प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ासकर
हम देखेंगे कि झारखंड में घास की जो समस्या होती है, खरपतवार की जो समस्या होती है काफ़ी ज़्यादा है। सभी फसलों में देखेंगे कि इसकी समस्या होती है। और ग्लेडियोलस एक ऐसा फसल है जो कि सीजनल होता है, 3 महीने का फसल होता है। तो इस तरह देखेंगे कि दोनों अलग अलग नेचर के पौधे हैं, लेकिन दोनों ही व्यावसायिक फूल हैं और हम चाहें तो इन सारे प्रबंधन के द्वारा हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फसल में उगने वाला खरपतवार उस फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खरपतवार के बढ़ने में तापमान की अहम भूमिका होती है, जबकि गुलाब और ग्लेडियोलस के बेहतर बढ़वार के लिए मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है। इन स्थितियों को देखते हुए गुलाब और ग्लेडियोलस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे कारगर उपाय है प्लास्टिक मल्चिंग। खरपतवार नियंत्रण पर मल्चिंग का इफेक्ट हम देखेंगे कि नमी को बनाए रखने में, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं बतला दूं कि मल्चिंग जो कि हम कवर करते हैं पौधे को, आप इसको देख भी पाएंगे कि हम कैसे पौधे के बीच में प्लास्टिक को बिछाते हैं, साथ ही साथ पुआल को बिछाते हैं, ताकि इसके जो खरपतवार होते हैं, घास हैं, उसकी बढ़ोतरी रुक जाए। प्लास्टिक मल्चिंग के लिए जिस प्लास्टिक का चयन किया जाता है उसका रंग काला और मोटाई 100 माइक्रोन होना ज़्यादा उपयुक्त है और इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। ये जो प्लास्टिक होते हैं इसमें जो हम देखेंगे कि मोटाई हम जैसे पहले बतला चुके कि इसकी मोटाई पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 200 माइक्रोन का प्लास्टिक जो मोटा होता है वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसका फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे, उसका बेनिफिट निकालेंगे तो वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटे प्लास्टिक का दाम भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम देखें कि प्रभाव तो दोनों का लगभग समान रहेगा, लेकिन उसका जो प्राइस होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो बढ़ जाएगा। इसलिए सजेशन में हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जब दोनों लगभग एक आ रहे हैं तो 100 माइक्रोन थिकनेस के जो प्लास्टिक होती है काले रंग की, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किसान सफ़ेद रंग और 100 माइक्रोन से अधिक मोटे प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। ये फसल के लिए घातक और घास के बढ़वार में सहायक है। क्योंकि सफ़ेद पतले प्लास्टिक को जब अगर मल्चिंग के रूप में आप यूज़ करते हैं तो उसमें वो सनलाइट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण घास जो होते हैं अंदर के, वो उनको बढ़ने में और सहायता मिल जाती है और वो प्लास्टिक के साथ ऊपर बढ़ने लगते हैं और प्लास्टिक को फाड़ देते हैं। तो इस तरह अगर किसान भाई छोटे लेवल के किसान हैं तो आप पुआल की मल्चिंग भी आराम से कर सकते हैं, सूखे पुआल। लेकिन एक समस्या इसमें आती है, दीमक की समस्या। तो आप इसको समय समय पर नियंत्रित कर सकते हैं दीमक के दवाओं का छिड़काव करके, और इस तरह आप मल्चिंग करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और सालों भर आप इससे फूल प्राप्त कर सकते हैं। खासकर गुलाब चूँकि खरीफ के मौसम में, बरसात में भी आपको फूल दे सकता है अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है कि ये मुख्य फसल के पौधों से सटा हुआ उगता है, घास की मिट्टी को जकड़ लेता है, जिससे पौधों की जड़ों को मिट्टी से मिलने वाली हवा अवरुद्ध हो जाती है। खरपतवार जो होते हैं वो आपके पौधे के जड़ों के पास आते हैं, तो वो नेचुरली है कि आपके पौधे के जो मेन क्रॉप है उसके जड़ों को हैम्पर करेंगे, रुकावट डालेंगे, जकड़ कर रखेंगे, और जिससे उससे बढ़ोतरी नहीं होगी। और जो हम जैसा जानते हैं कि पौधों के लिए एरेशन अर्थात उसमें भी हवा का आना जाना मिट्टी में भी होना बहुत आवश्यक है। तो इन सारी बातों को ये इफ़ेक्ट करेंगे, जिसके कारण उसकी बढ़ोतरी रुकेगी और अल्टीमेटली उसमें फूल आपके कम आएंगे, साथ ही साथ साइज़ भी छोटे होंगे और गुणवत्ता आपकी खराब होगी। गुलाब और ग्लेडियोलस की खेती कर रहे किसान इन बातों पर अमल करके बेशक खरपतवार नियंत्रित कर सकेंगे और गुलाब एवं ग्लेडियोलस फूल की अच्छी उपज पा सकेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूलों की खेती किस प्रकार करें, उनमें खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करें। अब आगे इस कड़ी में है, आप समझ गए होंगे, एक सफल किसान से मुलाकात। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाले हैं जो कि फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कृषि संबंधी तमाम जानकारियों को अपने खेतों में किस तरह से उपयोग किया है और किस तरह से इसका लाभ उठा रहे हैं, ये जानकर आप भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। क्यों? जी बिल्कुल मास्टर जी, और हम मिलवाते हैं सफल किसान जनमंजय कुमार महतो जी से। आज हमारे बीच एक ऐसे सफल किसान हैं जिनसे हम फ्रेंच बीन की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। आप जो ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं? करीब 20 साल से मैंने
खेतीबाड़ी का काम हम कर रहे हैं। इस खेती की तैयारी या उन्नत बीज ये आप कहाँ से पाते हैं? पहले तो जो मैंने हमारे बाज़ार में होते थे उस बीज को हम लोग उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पलांडू से जानकारी हुई। ये हमारे गांव के बगल में एक किसान है जिनका नाम सुफल महतो है, उन्होंने बताया पलांडू से जो बीज दिया जाता है उसमें ये बाजारू बीज से अच्छा आपको उपज होगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो फिर पलांडू के बीज का हम लोग उपयोग करने लगे और उस बीज से हमने देखा कि पहले के बीज और इसमें बहुत ही अंतर है और किसान को अगर इस बीज का प्रयोग करता है तो उसमें काफ़ी फायदा होता है। पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक खेती, इसमें आप क्या अंतर पाते हैं और किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पारंपरिक खेती में एक जीविका मुश्किल से चल पाता है, लेकिन वैज्ञानिक खेती आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है जिसमें आवश्यकताएं अनंत है, उसको पूर्ति के लिए अगर किसी को खेती पर निर्भर रहना है तो निश्चित रूप से उसको वैज्ञानिक तरीका से खेती करना होगा, अन्यथा पारंपरिक खेती से गुजारा चलने वाला नहीं है। और ये पारंपरिक खेती के भरोसे हम किसान को माने खुशहाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करें, कीटनाशक दवा का उपयोग करें, जानकारी लेकर अगर इस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो आज जो पलायन की समस्या है देश में, हमारे झारखंड में, तो वो पलायन की समस्या मैं समझता हूँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे पास इतने संसाधन है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है कि आज देश में पलायन है, गरीबी है, बीपीएल का जो दौड़ है जिसमें मारामारी है, उस तरफ किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, फिलहाल जो आप खेत में लगाए हैं, इसमें आपको क्या क्या समस्या लगता है, क्या क्या चीज़ चाहिए? कभी कभी विशेषज्ञ से भी अनुभव पाते हैं, है ना? तो क्या क्या चीज़ आप किसान भाई को कहना चाहेंगे वर्तमान समय जो फ्रेंच बीन की खेती किए होंगे किसान? फ्रेंच बीन की खेती जो है ये पहले तो बहुत जटिल खेती हमको लगती थी। मैं बाज़ार के बीज से भी खेती कर चुका हूँ, तो बाज़ार के बीज में सबसे पहला समस्या है कि ये जर्मिन जो पावर है, जिसमें मैंने बीज लगाते हैं तो जितना लगाते हैं उससे मैंने आधा उगा पाते हैं, वो बीज मैंने उगता ही नहीं है, आधा बीज खत्म हो जाता है। तो उस समस्या से किसान एक साल के लिए मार खा जाता है। तो उससे सबसे बड़ा फायदा है ये जो बोरिंग की जो पटवन है, इसमें जर्मीन आप देख रहे हैं खेत में जो फसल लगा हुआ है कहीं पर खाली नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक फ़ायदा है। तो आज जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर हम खेती कर रहे हैं तो इस खेती में लेबर का नगण्य ज़रूरत है। हम अपने से 1 एकड़ ज़मीन में अपना खेती कर सकते हैं। अगर दिन भर इसमें हम अपना समय लगाएं तो निश्चित रूप से एक एकड़ ज़मीन का हम रखवाली कर सकते हैं और उससे जितना भरपूर फायदा हो हम ले सकते हैं। ये फसल जब तैयार होगा तो आप बाजार भाव किस तरह से ले जाते हैं, कैसे बेचते हैं और कितना लाभ कमा लेते हैं, ये किसान भाई को बताएं। ये जो फसल तैयार होगा ये एक सही समय पर तैयार होगा। ये देखिए आप यहाँ पर फूल आ रहा है, आज से करीब 15-20 दिन के बाद इसमें फल आ जाएंगे और 20 से 25 दिन में ये निकलना शुरू हो जाएगा और कम से कम 25 से 30 रुपये किलो शुरुआत में हम बेचेंगे। और ये जितना ज़मीन में लगा हुआ है करीब 7-8 डिसमिल 10 डिसमिल में है ये जब मैंने फ्रेंच बीन, तो इसमें करीब 40,000 के आसपास लाभ हमको मिलने की उम्मीद है। और ये 3 महीना में मैं समझता हूँ मेरे लिए एक आदमी मेहनत करके बहुत ही अच्छा है। क्या इस खेती-बाड़ी से आप संतुष्ट हैं और इस खेती-बाड़ी को करने में आपके पूरे परिवार मददगार हैं या सहयोग करते हैं? मददगार तो हैं, लेकिन पूरा समय उन लोग नहीं दे पाते हैं, विभिन्न कामों में रहते हैं। और खेती का मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अगर खेती में वो निर्भर रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह से खेती करें, ना कि जो पारंपरिक खेती है उस तरह से करें। इस खेती में जो भी डिपेंड रहेगा, जो भी निर्भर रहेगा, वो खुशहाल रहेगा, मैं भी खुशहाल हूँ। बेहतर खेती के लिए आप अपने किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे जो वो काफ़ी मेहनत करके और ऊंची मुकाम हासिल करे? मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो खेती का सिस्टम है, सबसे पहले उनको जानकारी लेने की ज़रूरत है। और जानकारी के लिए
देश में विभिन्न जगह हैं, हमारे बगल में आज प्लांडू से जो भी जानकारी दी जाती है मुफ्त में दी जाती है। सिर्फ हमको वहाँ संपर्क रखने की ज़रूरत है। आज मोबाइल का युग है और मोबाइल में हम संपर्क करके मेरा खेत में किस तरह से हो उसके विशेषज्ञ से संपर्क करके जान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कमा सकते हैं। तो देखा ना किसान भाइयों, हमारे सफल किसान आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। आशा एवं पूर्ण विश्वास है आप लाभान्वित होंगे। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, अब मौसम के बारे में तो जानकारी मिल गई, अब चिट्ठी पत्री की बातें कर लेते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, आप बेहद मेहनत मशक्कत के साथ खेती बाड़ी करते हैं और हम चाहते हैं कि आप तक तमाम जानकारियां पहुंचे। अगर आपके पास कोई सुझाव, राय या टिप्पणी है तो आप हमें अवश्य लिखकर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में बहुत सारी जानकारियां हो गई हैं। अब समय आ गया है विदा लेने का। बिल्कुल। तो अब मास्टर जी विदा लेते हैं। बिल्कुल, आपके खेतों में हरियाली रहे, जीवन में खुशहाली रहे, शाम अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।